जी कैफ फॉर आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। अटेंडिव हो जाइए। हाइब्रिड क्लास में अगर आवाज आ रही है तो हाथ उठा दीजिए। शाबाश। चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 7, जो कि बेसिकली प्रीवियस चैप्टर का ही सीक्वल है। प्रीवियस चैप्टर हमने क्या पढ़ा? परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ मजीद कंसेप्ट इस चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओवरऑल चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है, ईजी चैप्टर है। स्टडी क्या करेंगे हम? हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन कर सकता है? वन वर्ड इसका आंसर अगर पूछे तो मैं कहूंगा जी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो प्रोमिसर है वही परफॉर्म, उसी को परफॉर्म करना चाहिए ना। एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने प्रोमिसर होते हैं? दो होते हैं। दो प्रोमिसर होते हैं क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से कोई ना कोई कंसीडरेशन कमिट की होती है ना। म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं दो। यानी अगर गुड्स की डिलीवरी की बात करें तो प्रोमिसर दुकानदार है और प्रोमिजी कस्टमर, और अगर कैश पेमेंट की बात करें तो कस्टमर प्रोमिसर है और जो दुकानदार है वो प्रोमिजी। एक एग्रीमेंट में दो प्रॉमिस होते हैं ना, दो प्रॉमिस होते हैं। एक पार्टी ए बी से करती है और एक बी ए से, तो इसका मतलब है प्रोमिसर भी दो होंगे। वो डिपेंड करता है आप किस एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस कर रहे हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोमिसर हो रहा है, प्रोमिजी और कैश पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोमिसर कोई और है, प्रोमिजी कोई और। जहां तक अगर आप बात करें लेक्चर डिलीवर करने के, अगर मैं फर्ज कीजिए लेक्चर सही डिलीवर नहीं करता, आप कहेंगे सर आप प्रोमिसर थे लेक्चर डिलीवर करने के लिए, आपने अपना प्रॉमिस सही परफॉर्म नहीं किया। मैं भी प्रोमिसर हूं, लेकिन साथ ही साथ अगर लेक्चर डिलीवरी की बात करें मैं प्रोमिसर और आप प्रोमिजी, और अगर फीस पेमेंट की बात करें तो आप प्रोमिसर। ठीक है, तो बहरहाल पहला कंसेप्ट हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म कर सकता है, ये सीखेंगे आज के लेक्चर में। दूसरा कंसेप्ट रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ ए जॉइंट प्रॉमिस। ठीक है, जॉइंट प्रॉमिस क्या होता है ये स्टडी करेंगे, और इसके रूल्स क्या हैं ये स्टडी करेंगे। जॉइंट प्रॉमिस और इसके रूल्स। फिर टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है लेकिन आज समझ लीजिए इसकी रिवीजन हो जाएगी इस कंसेप्ट की। तीन कंसेप्ट हमारे, हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस। स्टार्ट करें। पहला कंसेप्ट हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन कर सकता है? ये डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट सिंगल प्रॉमिस है कि जॉइंट प्रॉमिस। कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में सिंगल प्रॉमिस है या कि जॉइंट प्रॉमिसेस हैं। ठीक है, वो भी हम बात करते हैं। पहले सिंपल के ज़हन में रखिए, कौन परफॉर्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को? प्रोमिसर खुद, जिसने एग्रीमेंट किया वो प्रोमिसर खुद परफॉर्म कर सकता है, या उसका एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एजेंट क्या होता है? अगर किसी कोई पर्सन अपने बिहाफ पे किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है कि मेरे बिहाफ पे आप ट्रांजैक्शंस करेंगे ये, ठीक है, शर्त यह है कि ऑथोराइज्ड पर्सन होना चाहिए, अपनी मर्जी से कोई एजेंट ना बन गया हो, बल्कि वो जो बंदा है, पर्सन है, प्रिंसिपल है, उसने खुद उसको अपॉइंट किया हो कि मेरे बिहाफ पे आप ट्रांजैक्शंस करें, तो इसे क्या कहते हैं हम? एजेंट। हमने अगर एग्रीमेंट किया कि फॉर एग्जांपल हमने दुकानदार है, हमने उसे कहा कि आपने हमें 50 टन राइस हमें डिलीवर करनी है। अब एग्रीमेंट किया दुकान के मालिक के साथ, अगर वो हमें डिलीवर कर दे, दुकान का मालिक प्रोमिसर खुद परफॉर्म कर रहा है, वो भी कर सकता है। वो मौजूद नहीं दुकान पे, उसने अपने किसी वर्कर से कहा कि सामान ग्राहक के घर भिजवा दो, एजेंट परफॉर्म कर। एम्प्लॉयज भी एजेंट होते हैं, अदर के एम्प्लॉयज भी एजेंट होते हैं। तो वो भी क्या ये अज्यूम किया जाएगा कि ये परफॉर्मेंस उस पर्सन की तरफ से हुई है, प्रोमिसर की तरफ से। एजेंट की परफॉर्मेंस भी प्रोमिसर की ही परफॉर्मेंस है। और अगर उस शॉपकीपर की डेथ हो जाए तो बताइए डेथ होने से क्या होता है? एग्रीमेंट, किसी पार्टी की डेथ हो जाए, एग्रीमेंट खत्म हो जाते हैं कि उनके राइट्स एंड लायबिलिटीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर होते हैं। फिर बताइए अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं कि राइट्स एंड लायबिलिटीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर होते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर होते हैं, अगर वो पर्सनल नेचर का ना हो। इसीलिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। दुकानदार की डेथ हो गई, हमारा जो एग्रीमेंट था जिसमें उसने हमें राइस सप्लाई करने थे, बताइए वो क्या एग्रीमेंट खत्म हो गया? नहीं, कि वो ट्रांसफर हो गया, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल ट्रांसफर हो गया। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है।
ये बात समझ आई? तो प्रोमिसर भी कॉन्ट्रैक्ट को, प्रॉमिस को परफॉर्म कर सकता है, उसका एजेंट भी और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस हैं जिनमें प्रोमिसर खुद ही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा, उसका एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। वो कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं? वो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनमें खास तौर पे लिख दिया गया कि ये आप ही करेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का नहीं भी है लेकिन लिख दिया गया कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ प्रोमिसर ही परफॉर्म करेगा, तो फिर प्रोमिसर ही परफॉर्म करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्रोमिसर भी परफॉर्म कर सकता है, एजेंट भी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है, पर्सनल नेचर समझते हैं ना, एग्रीमेंट टू मैरी, आर्ट वर्क का एग्रीमेंट, सिंगिंग, पेंटिंग वगैरह, पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट वो किसने परफॉर्म करना है? प्रोमिसर ने खुद। अगर प्रोमिसर की डेथ हो गई तो जो एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं करेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म समझा जाएगा, पर्सनल नेचर वाले को खत्म। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर वाला नहीं है, प्रोमिसर खुद भी परफॉर्म कर सकता है, एजेंट भी कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। लेकिन दो केसेस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते। कब? पहला जब कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो, दूसरा जब एग्रीमेंट में क्लियरली तय पाया। क्या तय पाया एग्रीमेंट में? कि कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसर ही परफॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे मंगवा तो हम राइस रहे हैं, राइस वैसे तो खुद भी डिलीवर कर सकता है, उसका एम्प्लॉय भी डिलीवर करने का प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन हमें उस बंदे पे ज्यादा एतबार है कि वो जो भी चीज हमें सप्लाई करेगा अच्छी तरह छानबीन करके सप्लाई करेगा। तो हमने इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट में अगर चाहे पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है, फिर भी अगर कॉन्ट्रैक्ट में चाहे तो ये टर्म ऐड कर सकते हैं कंडीशन। क्या? भाईजान हमें आप ही गुड सप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ? Who can perform the contract? Who can perform the contract? प्रोमिसर। प्रोमिसर के अलावा कोई और कर सकता है? कौन? एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन किन केसेस में एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो या कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली एग्रीड किया गया। मेरा तीसरा क्वेश्चन है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकती है? थर्ड पार्टी से क्या मुराद है? स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। असल में जो एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, इन्हें थर्ड पार्टी ने, इन्हें मेन पार्टी ही की तरह समझा जाता है कि उसकी डेथ होगी तो ये आके, या उसने ऑथोराइज किया के, ठीक। लेकिन क्या कोई थर्ड पर्सन जो एजेंट वगैरह नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है? आपको याद है हमने कुछ केसेस किए थे जिनमें हमने सीखा था कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी और कंसीडरेशन में मूव टू थर्ड पार्टी। ये भी पॉसिबल है, कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी और कंसीडरेशन में मूव टू थर्ड पार्टी। तो ये थर्ड पार्टी क्या है? ये स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये भी अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म, अच्छा लेकिन ये अंडरस्टूड है कि कोई भी थर्ड पार्टी अल्लाह वास्ते आके प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रही होगी। एक बंदे पेमेंट करनी थी, गुड सप्लाई करनी थी, तो वो आके कहे जी मैं थर्ड पार्टी हूं, गुड सप्लाई नहीं। वो बेसिकली प्रॉमिसर के कहने पे ही काम कर रहे होंगे, लेकिन वो उसके बाकायदा एजेंट नहीं होते, उसके बाकायदा एजेंट नहीं होते। जैसे मैंने भाईजान से पैसे लेने हैं, ये मेरे एम्प्लॉय नहीं है, एजेंट तो नहीं है, लेकिन मैं अगर इनको कहूं मुझे पैसे देने के बजाय मैंने इनको पैसे देने हैं, डायरेक्ट उनको दे दें, और ये भाई डायरेक्ट उन पर्सन को पैसे दे पेमेंट कर देते हैं, तो ये थर्ड पार्टी ने पेमेंट कर दी, क्या ये मेरी लायबिलिटी को खत्म कर देगी जो मैंने इनको पैसे देने थे? ऐसा बिल्कुल, कंसेंट होगी तो ठीक है। अगर यानी कंसेंट का मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब है मेरी लायबिलिटी भी खत्म हो गई। कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉमिसर खुद भी परफॉर्म कर सकता है, एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी और थर्ड पार्टी भी। हाँ, अब मुझे ये बताइए, अगर मैंने इन भाईजान थर्ड पार्टी से कहा कि आपने मुझे पैसे देने हैं, ठीक है, पहले आप इतनी दूर से मेरे घर आएंगे, फिर मैं पैसे लेके दोबारा आपके घर के करीब ही जाऊंगा, क्यों? क्योंकि वहां पे वो बंदा रहता है जिसको मैंने पैसे देने हैं। तो आप ऐसा कीजिए, मेरी बजाय उनको पेमेंट कर दें। इन्होंने पेमेंट कर दी, अगले दिन ये मेरे पास आ गए, मैंने कहा कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा कैसे कैसे, पैसे लेने आया हूँ। क्या मैं इनको पैसे देने का पाबंद हूँ? ये एक्सेप्ट कर चुके हैं। एक दफा याद रखें, अगर थर्ड पार्टी से कोई परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली जाए तो फिर जो प्रॉमिसी है
वो प्रॉमिसर से दोबारा परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता। का केस नहीं होगा जी नोवेशन नोवेशन का केस नहीं हुआ। नोवेशन का केस कैसे हुआ? मैंने कहा नहीं, नोवेशन का केस तब होता जब मैं इनको कहता कि मेरे से नहीं, डायरेक्ट उनसे पैसे ले लो और आपस में एग्रीमेंट कर लो। मैं तो इनको सिर्फ पहुंचा उनके हाथों रहा हूं, उनके हाथों सिर्फ पहुंचा रहा हूं। इनोवेशन नहीं है। इनोवेशन ये होता जब मैं बिल्कुल निकल जाता। ये तो कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी, दोनों में फर्क है। इस केस में जिसमें मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं, वो भाई अगर इनको पेमेंट नहीं ना करते, लायबिलिटी किसकी है? मेरी है। हालांकि नोवेशन होती ना, अगर मैं इन दोनों का आपस का एग्रीमेंट करवा देता तो फिर मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाती। अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो उसके बाद दोनों की नहीं अगर उसने पैसे दे दिए, फिर से सुने पहला केस, मैंने इन भाईजान से पैसे लेने हैं और इनको देने हैं। पिछला कंसेप्ट भी साथ मिक्स कर रहा हूं। इनसे पैसे लेने हैं, उनको देने हैं। मैंने कहा हाँ मेरे पास पैसे किधर? इनका पैसे तो कोई नहीं। मैंने कहा अच्छा पैसे नहीं तो आप ऐसा कीजिए, आपका मैं उनके साथ एग्रीमेंट कराता हूँ, आपसे लेके उसको देने, आप दोनों डायरेक्ट हो जाए। ये दोनों डायरेक्ट हो गए। ये है नोवेशन। इसमें नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन याद रखिए इसमें पेमेंट कोई नहीं हुई। पेमेंट कोई भी नहीं हुई, पेमेंट होगी महीने बाद। ये केस क्लियर हो गया। अगला केस, ये भाईजान सर पैसे ले लीजिए, पैसे ले लीजिए। मैंने कहा अच्छा मुझे ना दो, मैंने उस बंदे, तुम उसको दे दो जाके। ये नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा, ये पुराने कॉन्ट्रैक्ट की ही, मेरे वाले कॉन्ट्रैक्ट की ही सेटलमेंट हो रही है इनको, लेकिन मैं सेटलमेंट किसी दूसरे के थ्रू करवा रहा हूं। ये नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा, नोवेशन नहीं है, ये कंसीडरेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी है। कंसीडरेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी है। अच्छा अब मुझे बताइए, अगर ये भाईजान उधर पैसे लेके जा और वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी उन्होंने पैसे पकड़ लिए इनसे, क्या मेरी लायबिलिटी है कोई? अब मैं लायबल नहीं हूं। ये अगर दोबारा मेरे से पैसे मांगते हैं तो मैं उनको पैसे पे करने का लायबल नहीं हूं। यही कंसेप्ट है, नोवेशन से डिफरेंट है। और अगर सर ये पैसे ना दें तो फिर अगर ये पैसे ना दें तो उनको स्टिल मैं ही लायबल हूं। इनसे मैंने ही पैसे वसूल करने हैं और उसके बाद मैंने ही इनको देना है। क्यों? क्योंकि मैंने इन दोनों का डायरेक्ट एग्रीमेंट कोई नहीं करवाया था। इन दोनों पार्टी का आपस में एग्रीमेंट होना और चीज है, और एक पार्टी दूसरी को सिर्फ गुड सप्लाई कर दे मेरे कहने पे, वो और चीज है। ठीक है, नोवेशन में बिल्कुल नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये नोवेशन नहीं है, ये कंसीडरेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी है। यही वो समझा रहा है। ये क्लियर हो गया? विद कंसेंट ऑफ प्रॉमिस। इसी तरह फर्ज कीजिए, ये तो पैसों की एग्जांपल है, अगर गुड्स की एग्जांपल हो, फर्ज कीजिए कि इनको मैंने फर्नीचर बना के देना है, मेरा इनके साथ एग्रीमेंट हुआ, मैंने कहा सर फर्नीचर बना के दीजिए। मैंने कहा ठीक है। ड्यू डेट पे किसी वजह से मैं फर्नीचर नहीं बना सका, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था फर्नीचर बनाएंगे तो सर सिर्फ आप बनाएंगे और कोई नहीं बनाएगा। अब बताइए मैं किसी और बंदे को भेज सकता हूं फर्नीचर बनाने के लिए? क्यों? हालांकि कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का नहीं है, लेकिन लिख लिया ना, परफॉर्म करना लाजमी है। ठीक। अच्छा मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई थी, कोई ऐसी बात नहीं लिखी। मैंने इन भाईजान को कहा फर्नीचर बनाओ और तुम जाके उनको डिलीवर कर दो। क्या थर्ड पार्टी से कंसीडरेशन मूव हो सकती है? बिल्कुल इस केस में मूव हो सकती है। अगर ये फर्नीचर लेके उनके पास गए, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अपने पास रख लिया, अपने पास रख, अगले दिन मेरे खिलाफ इन्होंने केस कर दिया, क्या? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, कि सर इन्होंने ड्यू डेट पे सप्लाई करनी थी, नहीं की, इनकी तरफ से मुझे अभी तक फर्नीचर मिला ही नहीं। क्या ये मेरे खिलाफ केस कर सकते हैं? क्या मेरे से दोबारा परफॉर्मेंस डिलीवरी ऑफ फर्नीचर डिमांड कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? एक्सेप्ट कर लिया था। तो जब थर्ड पार्टी से एक्सेप्ट कर ले प्रॉमिस ही, तो मेन पार्टी से वो दोबारा क्लेम करना नहीं बन सकता, नहीं क्लेम कर सकता। क्लियर होती है बात? ये हु कैन परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, रूल्स ऑफ, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। जॉइंट प्रॉमिस कौन सा होता है? पहले तो ये समझ लें, जॉइंट सिंगल प्रॉमिस कौन सा होता है भला? जिसमें प्रॉमिसर भी एक, प्रॉमिसी भी एक। ठीक है, प्रॉमिसर भी एक, प्रॉमिसी भी एक, वो होता है सिंगल प्रॉमिस। सबसे बड़ी, जी 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 पूछिए।
तो वो थर्ड पार्टी आएगी या फिर हमारा एजेंट आएगा? देखिए, अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी को यूज करते हैं तो वो हमारा एजेंट ही होगा। उनका सर आपने ना खुद गए सामान डिलीवर करने के लिए और ना ही किसी एम्प्लॉय को भेजा, आपने पाकिस्तान रेलवे पे सामान लोड करवा दिया और उधर से फोन कर दिया उस बंदे को, भाई सामान उठा लेना। अब ये ट्रांसपोर्टर के जरिए से जो सामान भिजवाया, ये कौन सा क्या, ये ट्रांसपोर्टर एजेंट है एक तरह से, वो हमारे बिहाफ पे चीजें डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हम थे जॉइंट प्रॉमिस में, जरा गौर से सुनिएगा। जॉइंट प्रॉमिस कौन, सिंगल प्रॉमिस क्या होता है, जिसमें एक प्रॉमिसर और एक प्रॉमिसी हो। सिंगल प्रॉमिस क्या है, एक प्रॉमिसर एक प्रॉमिसी। जॉइंट प्रॉमिस क्या है, जिसमें मल्टीपल प्रॉमिसर या मल्टीपल प्रॉमिसीज हो। या कहा है, एंड नहीं कहा। कभी मल्टीपल प्रॉमिसी होंगे, कभी मल्टीपल प्रॉमिसर्स होंगे, और कभी मल्टीपल प्रॉमिसर्स और मल्टीपल प्रॉमिसीज दोनों होंगे। कुछ समझ आए? सिंगल प्रॉमिस और जॉइंट प्रॉमिस में क्या फर्क है? सिंगल प्रॉमिस में एक प्रॉमिसर एक प्रॉमिसी, और जॉइंट प्रॉमिस में मल्टीपल प्रॉमिसर्स या मल्टीपल प्रॉमिसीज या दोनों होंगे। एग्रीमेंट टू मैरी हमेशा क्या होगा, सिंगल प्रॉमिस। और पार्टनर्स ने किसी बंदे से लोन लिया, पार्टनरशिप ने, ये जॉइंट, क्यों, पार्टनर्स एक से ज्यादा होते हैं, मतलब पार्टनरशिप का पता है ना कंसेप्ट, कभी पढ़ा हो शायद, पार्टनर एक से ज्यादा होते हैं, ये जॉइंट प्रॉमिस। तो सिंगल प्रॉमिस और जॉइंट प्रॉमिस में फर्क समझ आ गया? जॉइंट प्रॉमिस में मैं कभी टर्म यूज कर रहा हूँ जॉइंट प्रॉमिसर्स, इसका मतलब क्या है, प्रॉमिसर का मतलब जितने भी लोगों ने प्रॉमिस किया वो सारे, और कभी मैं कहूंगा जॉइंट प्रॉमिसेस, जितने लोगों से प्रॉमिस किया गया वो सारे। ठीक है। अगर फर्ज कीजिए कि 4 ABC ने मिलके XYZ को लोन दिया, ABC ने मिलके XYZ को लोन दिया, ये सिंगल प्रॉमिस है कि जॉइंट प्रॉमिस? बस एक ही दफा लोन दिया, बार बार नहीं दिया, एक ही दफा लोन दिया। सिंगल प्रॉमिस के जॉइंट प्रॉमिस। इसमें ABC कौन है? अच्छा, एक मिनट हरिए जरा। और XYZ ने वादा किया कि महीने के बाद लोन लौटा देंगे, XYZ ने वादा किया महीने के बाद लोन लौटा दे, वापस कर देंगे, और पैसे लेके निकल गए। अब बताइए इस केस में जॉइंट प्रॉमिसर्स कौन है? ना, दोनों ना, क्योंकि जो लोग प्रॉमिस पूरा कर चुके हैं वो अब प्रॉमिसर नहीं है, एक तरह से अपना पूरा कर दिया ना उन्होंने। अगर अब तो प्रॉमिसर कौन है, अब किसने वादा पूरा करना है? वो भी प्रॉमिसर थे, लेकिन जब तक उन्होंने लोन दिया नहीं था, लोन दे दिया तो अब वापस ही की बारी आ गई ना, अब दूसरा फेज आ गया। अब बताइए XYZ ने लोन वापस करना है ABC को, जॉइंट प्रॉमिसर कौन है? और जॉइंट प्रॉमिसी कौन है? ABC, क्योंकि XYZ ने वादा किया ABC को। ये समझ आया? अब रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत कमाल के रूल्स, मजे के रूल है, तसल्ली से समझते जाए। लायबिलिटी टू परफॉर्म जॉइंट प्रॉमिस को कौन परफॉर्म करेगा? XYZ सारे कौन है? प्रॉमिसर नहीं, जॉइंट प्रॉमिसर कहें, जॉइंट प्रॉमिसर। अलर्ट होके बैठिएगा, कहानी बड़े अजीब फेस में आ गई है कि XYZ ने ABC को लोन वापस करने का वादा किया हुआ है, अब ड्यू डेट आ गई है, किसकी लायबिलिटी है प्रॉमिस करने की? अच्छा, 3 लाख का लोन है, कितने का लोन है? किसकी लायबिलिटी है 3 लाख का लोन पे करने की? XYZ की। इनकी लायबिलिटी है जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट का मतलब समझे, जॉइंट मीन्स एवरीवन इज लायबल। जॉइंट के साथ लिख लें, एवरीवन इज लायबल। सेवरल के साथ लिख ले, फॉर होल थिंग, फॉर होल अमाउंट। जॉइंट के साथ क्या लिखना है? एवरीवन इज लायबल।
सेवरल के साथ क्या लिखना है? फॉर होल अमाउंट। तो जॉइंट प्रोमिसर की लायबिलिटी है जॉइंट एंड सेवरल, जॉइंट एंड सेवरल। इसका मतलब पता क्या है? जॉइंट एंड सेवरल मतलब हर एक लायबल है। ये तो बात समझ आती है। एक्स भी लायबल है पे करने के लिए, वाई भी लायबल है पे करने के लिए, जेड भी लायबल है पे करने के लिए। लेकिन ये जो सेवरल है ना, सेवरल, सेवरल का मतलब क्या है? फॉर होल अमाउंट। इसका मतलब पता क्या है? अभी आप उछलने लगे, अलर्ट हो जाए, अटेंटिव हो जाए, बेंच को पकड़ लें जोर से, ताकि एकदम जी। तो अजीब बात क्या है कि एक्स वाई जेड ने ए बी सी को पैसे देने हैं, ए बी सी ने एक्स वाई जेड से पैसे लेने हैं, ए बी सी ने एक्स वाई जेड से पैसे लेने हैं। कितने? सेवरल का मतलब ये है कि अगर ए बी सी चाहें तो सारे के सारे पैसे मिस्टर एक्स से भी ले सकते हैं, या सारे के सारे पैसे सिर्फ मिस्टर वाई से भी ले सकते हैं, या सारे के सारे पैसे मिस्टर जेड से भी ले सकते हैं। ठीक है, सेवरल का मतलब ये है। जॉइंट का मतलब क्या है? एवरीवन इज लायबल। सेवरल का मतलब क्या है? फॉर इंटायर अमाउंट, होल अमाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि जॉइंट प्रोमिसर में से हर एक लायबल है पे करने के लिए, और कितने अमाउंट उससे क्लेम की जा सकती है? सारी की सारी, यानी 3। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है, आपके ज़हन में शायद ये आ रहा हो। पहली चीज तो ये ज़हन में आती है कि जॉइंट प्रोमिसर के केस में 3 लाख देने हैं, हर एक 1-1 लाख रुपया देगा। अच्छा, लाजमी नहीं। अगर पेमेंट के दिन सब एक इकट्ठा करके 3 लाख दे दें तो ठीक है, लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि जिस दिन पेमेंट आई एक्स और वाई निकल गए, भाग गए, जेड काबू आ गया, क्या जेड से सारे के सारे पैसे रिकवर करवाए जाए? यस, ये मतलब है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 3 लाख का 3 लाख एक दफा जेड से लेंगे, फिर 3 लाख का 3 लाख एक दफा वाई से लेंगे, फिर 3 लाख का 3 लाख एक दफा, ये मतलब नहीं है। ये मतलब जॉइंट प्रोमिसी सारी की सारी कैन क्लेम परफॉर्मेंस फ्रॉम एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर, एनी ऑफ द जॉइंट। उनमें से कोई एक भी अगर इसके हाथ आ गया तो उससे सारे के सारे पैसे रिकवर करवा सकते हैं। ये है मतलब लायबिलिटी टू परफॉर्म जॉइंट प्रॉमिस का। ठीक है, जॉइंट प्रॉमिस के केस में लायबिलिटी क्या है? जो प्रॉमिसर्स हैं, जो जॉइंट प्रॉमिसर हैं एक्स वाई जेड, उनकी लायबिलिटी क्या है? जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट का मतलब सारे लायबल है, सेवरल का मतलब फॉर होल अमाउंट। हाँ, अगर ऐसा हो कि एक पर्सन मिस्टर जेड जो है वो 3 लाख का 3 लाख उसने दे दिया, उसका अपना शेयर बनता था 1 लाख, उसने अपने शेयर से ज्यादा दे दिया, जॉइंट प्रोमिसर ने अपने शेयर से ज्यादा शेयर दे दिया जॉइंट प्रोमिसर को। क्यों भला? क्योंकि उसकी लायबिलिटी सेवरल थी। तो क्या उसका कोई राइट भी है? यस राइट। क्या राइट है? कि वो जो उसने एक्स्ट्रा पेमेंट की है, एक्स्ट्रा शेयर अदा किया है, वो रिकवर करवा सकता है किससे? एक्स और वाई से, एक्स और वाई से। ये कंसेप्ट समझ आया? यानी लॉ ने, देखे लॉ से में क्या कहता है? लॉ पहले एक्सटर्नल पार्टीज को सिक्योर करता है और बाद में फिर इंटरनल पार्टी को भी सिक्योर करता है। लेकिन पहले किसको सिक्योर कर रहा है? पहले उसने जॉइंट प्रोमिसी को सिक्योर किया कि भाई 3 लोग है ना, तीनों में से कोई भी तुम्हारे हथे चढ़ जाए, उसके पास पैसे हो तो सारे ले सकते हो जितना तुम्हारा रिसीवेबल है। लेकिन फिर उसके बाद जिसने पैसे ज्यादा अदा कर दिए, जॉइंट अगर प्रोमिसर में से किसी ने ज्यादा पैसे अदा कर दिए तो लॉ फिर उसको भी सिक्योर कर रहा है। कैसे? कह रहा है तुम दूसरे जॉइंट प्रोमिसर से पैसे रिकवर करवा सकते हो। ये अहम कंसेप्ट है। ये कुछ समझ आया आपको? चलिए, हाँ माइनर हो तो वो रूल लगेगा उधर, ठीक है। माइनर में तो पड़ा माइनर और अडल्ट का, तो उसमें माइनर लायबल नहीं। लायबिलिटी इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर एक्स वाई जेड में से कोई एक डिफॉल्ट कर जाए, कोई एक कहे मैं तो बैंकरप्ट हो गया, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, एक्स ने कहा मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या होगा? एक्स इंसॉल्वेंट हो गया। तो क्या मतलब? इसका मतलब क्या हुआ बताइए? ये नुकसान जॉइंट प्रोमिसी का हुआ कि जॉइंट प्रोमिसर का? जॉइंट प्रोमिसर का। जॉइंट प्रोमिसी को अभी भी 3 लाख मिलेगा, लेकिन एक्स तो कुछ नहीं दे रहा,
तो पैसे कौन देगा? वाई और जेड। कितने पैसे देंगे? 1.5 लाख देंगे। लॉ ये कहता है कि जो डिफॉल्ट है वो रिमेनिंग ज्वाइंट प्रॉमिसर इक्वली बेयर करेंगे लॉस। रिमेनिंग अगर कोई डिफॉल्ट करता है, अगर कोई प्रॉमिसर डिफॉल्ट करता है ज्वाइंट प्रॉमिसर, तो प्रॉमिसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेनिंग प्रॉमिसर उसका लॉस इक्वली पे करेंगे। छोटी सी केस स्टडी पूछूं, ABC ने 3 लाख दिए XYZ को, ड्यू डेट पे XYZ ने पैसे वापस करने थे, X डिफॉल्ट कर गया, वो सिर्फ 50% अमाउंट पे कर सका। बताइए Y ने कितने पैसे पे करने हैं? एक तो अपना पे करेगा 1 लाख, और दूसरा जो डिफॉल्ट हुआ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा रिमेनिंग में। डिफॉल्ट कितने का हुआ है? 50,000 का। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हर एक का कितना हिस्सा है? 50/25। इसका मतलब है X ने भी 125,000 पे करना है, Y ने भी 25,000 पे करना है। ये बात समझ आई दूसरे कंसेप्ट के? पहला था जॉइंट एंड सेवरल, और दूसरा क्या है? अगर कोई डिफॉल्ट किया तो जो रिमेनिंग जॉइंट प्रॉमिसर हैं वो लॉस इक्वली बेयर करेंगे। ये रूल समझ आया? और अगर किसी जॉइंट प्रॉमिसर की डेथ हो गई, X की डेथ हो गई, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे करेंगे। Y की भी डेथ हो गई, X और Y के लीगल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर विद Z पे करेंगे। और अगर X, Y और Z तीनों की डेथ हो गई, तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे करेंगे। और अगर A की डेथ हो गई, A की भी डेथ हो गई, तो X, Y, Z के लीगल रिप्रेजेंटेटिव A के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे करेंगे टुगेदर विद B एंड C। और अगर B की भी डेथ हो गई तो X, Y, Z के लीगल रिप्रेजेंटेटिव A और B के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे करेंगे टुगेदर विद C। अब C को भी मार देते हैं। अगर C की भी डेथ हो गई, अब क्या होगा? X, Y, Z के लीगल रिप्रेजेंटेटिव A, B, C के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे करेंगे। लेकिन फर्ज कीजिए इनके कोई दूर के चचा USA में मर जाए, लेकिन वो भाई को गुस्सा चढ़ा, लेकिन वो बहुत अमीर थे और इनके नाम पे प्रॉपर्टी छोड़ गए। अब नहीं दुख रहा? ऐसा हो सकता है ना? अच्छा अब सुने, चचा के नाम पे प्रॉपर्टी जो इनके नाम पे ट्रांसफर हुई वो थी 1 करोड़। 1 पार्टी जैसे ही 1 करोड़ रुपया इनके हाथ आया, फौरन ही बैंक वाला भी आ गया, कहने लगा 1.5 करोड़ दे। उन्होंने कहा 1.5 करोड़ किसे? उन्होंने कहा भाईजान आपके चचा ने 1.5 करोड़ का लोन लिया हुआ था, जब राइट ट्रांसफर होंगे ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, तो लायबिलिटीज भी तो ट्रांसफर होंगी। ये क्या बैठे बैठाए क्या हो रहा है मेरे साथ? भाईजान क्या करेंगे आप? 1 करोड़ रुपया मिला है लेकिन 1.5 करोड़ लायबिलिटी भी है। ये कहेंगे मेरा कोई चचा ही नहीं है, ले जाओ सारा कुछ। कोई हमारा खानदान में कभी 7 नस्लों में कोई वैसे नहीं गया, कोई नहीं। इसीलिए लॉ ये कहता है जब किसी की डेथ होती है तो उस पार्टी के राइट्स एंड लायबिलिटी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर होते हैं। लेकिन जो लायबिलिटीज ट्रांसफर होंगी ना वो मैक्सिमम राइट की अमाउंट तक की होंगी, उससे ज्यादा नहीं। यानी अगर चचा ने 1.5 करोड़ देना भी था, इनके पास 1 करोड़ आया, ये किस अमाउंट तक लायबल है? सिर्फ 1 करोड़ के लिए, उससे ऊपर के लिए लायबल नहीं है। भाई क्लियर हुई है बात कि जॉइंट रिप्रेजेंटेटिव लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाली लायबिलिटी पहले हमने स्टडी किया था। लायबिलिटी टू परफॉर्म जॉइंट प्रॉमिस, लायबिलिटी टू परफॉर्म जॉइंट प्रॉमिस क्या लायबिलिटी है? जॉइंट एंड जॉइंट का मतलब ज्यादा सेवरल का समझ आ गया। फिर हमने पढ़ा डिफॉल्ट के केस में क्या होगा? अदर प्रॉमिसर में इक्वली लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। डेथ के केस में क्या होगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर किसी एक जॉइंट प्रॉमिसर को रिलीज कर दिया जाए, प्रॉमिसी ने क्या किया? एक्स जो था ए, बी और सी के पास गया, जाते ही उनके पैरों में गिर गया, कहने लगा मेरे हालात बहुत खराब, खाने पीने को कुछ नहीं, बराए मेहरबानी आप मुझसे लोन ना लीजिए।
ABC ने कहा भाई हम तो वेव नहीं करेंगे, हम तो 1-1 रुपया लेंगे, तो X ने कहा लेना। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं आप पैसे ना लें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मुझसे ना लें, समझे, मुझसे ना लें। तो ABC ने कहा तो फिर किससे लें? उन्होंने कहा B और जो Y और Z है उनकी लाइबिलिटी सेवरल है, भूल गए आप, मुझे रिलीज कर दे। वेव नहीं है ये, वेव वाला, वेव का वर्ड नहीं यूज कर रहा, कौन सा वर्ड यूज करूं? रिलीज। मुझे रिलीज कर दे और 3 लाख रुपया Y और Z से ले ले। A और B और C को तरस आ गया, उन्होंने कहा जाओ तुम्हें रिलीज किया। अगर किसी जॉइंट प्रॉमिसर को रिलीज कर दिया जाए तो बताइए क्या इसका ये मतलब है कि Y और Z भी रिलीज हो गए? Y और Z रिलीज नहीं हुए। Y और Z स्टिल लायबल है, स्टिल लायबल है। कितने अमाउंट के? कितने? फॉर होल अमाउंट, फॉर होल अमाउंट। अब जरा बताइए अगर Y और Z ने 1.5 लाख रुपया दे दिया तब Y और Z क्या करें? वो X से पैसे लेंगे। X कहेगा मुझे तो ABC ने रिलीज कर दिया, Y एक तरफ से लगाएगा, Z दूसरी तरफ से लगाएगा, कहेगा वो ABC ने रिलीज किया है, हमने थोड़े किया है। लॉ में लिखा हुआ है कि अब तुम हमें पैसे दोगे। तो याद रखें रिलीज ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर का कंसेप्ट समझ आ गया? ये वेवर वाला कंसेप्ट नहीं है, ये रिलीज वाला कंसेप्ट। वेवर में तो फिर पैसे लेने नहीं ना होते, रिलीज है यानी पैसे लेने लेकिन इसे नहीं लेने। तो इसका मतलब क्या है कि जो दूसरे जॉइंट प्रॉमिसर है वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं हुए, उनकी लायबिलिटी स्टिल सेवरल ही है, लेकिन हाँ अब वो अपने शेयर से ज्यादा पे करेंगे तो वो उस रिलीज प्रॉमिसर से सकते हैं। यानी जो रिलीज्ड प्रॉमिसर है वो स्टिल लायबल है किसको? Y और Z को। रूल समझ आए? है ना इंटरेस्टिंग रूल? घुमाया सर इन्होंने। सबसे पहला बताइए पहला रूल जॉइंट प्रॉमिस का क्या है? सेवरल। जॉइंटली का मतलब क्या है? जॉइंटली का मतलब है सारे लायबल हैं। सेवरली का मतलब क्या है? होल अमाउंट का मतलब क्या? केस स्टडी में क्या करेगा? एक बंदे से सारे पैसे निकलवा लेगा। तो फिर क्या होगा? जिस बंदे ने ज्यादा शेयर पे किया हुआ है वो दूसरे जॉइंट प्रॉमिसर से रिकवर करवाएगा। क्लियर होगी ये चीज? और डिफॉल्ट कर जाए अगर कोई जॉइंट प्रॉमिसर तो जो रिमेनिंग जॉइंट वो इक्वली लॉस बेयर करेंगे, यानी प्रॉमिसी सेफ है। अगर डेथ हो जाए किसी की पे करेंगे अलोंग विद सर्वाइविंग जो प्रॉमिस जॉइंट प्रॉमिसर होंगे। अगर उनकी भी डेथ हो जाए तो सारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलके पे करेंगे। अच्छा रिलीज ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर का मतलब क्या? ये समझ आया कि प्रॉमिसी ने कहा हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, तो किससे पैसे लेंगे? बाकी प्रॉमिसर से। और अगर बाकी प्रॉमिसर अपने शेयर से ज्यादा पे कर देते हैं यानी जॉइंट प्रॉमिसर एक प्रॉमिसर को रिलीज कर दिया जाए तो बाकी जॉइंट प्रॉमिसर रिलीज, और जिस प्रॉमिसर को रिलीज किया गया वो अब प्रॉमिसी को तो पेमेंट नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने रिलीज कर, लेकिन वो बाकी जॉइंट प्रॉमिसर को लायबल है। कुछ आती है बात समझ में? अब एक और कंसेप्ट, joint promises can claim together, one promisee cannot demand performance। इसका मतलब क्या है? A और B और C ने पैसे लेने थे किससे? XYZ से। A पहुंच गया XYZ के साथ, लाओ 3 लाख। XYZ ने क्या कहा? पैसे नहीं देना, भागो। क्यों? उसने कहा बाकी को भी लेके आओ, हम तुम्हें पैसे देते तुम निकल जाओ। बाकी तो यही कह रहा है अगर जॉइंट प्रॉमिसी है ना, सारे प्रॉमिसी मिलके परफॉर्मेंस डिमांड करेंगे, एक प्रॉमिसी चुपके से जाके नहीं कहेगा मुझे पेमेंट दे दो। एक प्रॉमिसी परफॉर्मेंस को डिमांड नहीं कर सकता, सारे प्रॉमिसी मिलके जाएंगे। अच्छा ये अजीब कंसेप्ट है। अजीब कैसे? कि प्रॉमिसी एक भी हो ना तो उससे पैसे निकलवाए जा सकते हैं, लेकिन प्रॉमिसर का इकट्ठे होना जरूरी है। प्रॉमिस ओके 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 प्रॉमिसर रिवर्स कर लेते हैं, रिवर्स कट 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 वापस आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जॉइंट प्रॉमिसर हैं, जॉइंट प्रॉमिसर में से कोई एक भी मौजूद है उससे सारे का सारा लोन मांगा जा सकता है, लेकिन जॉइंट प्रॉमिसी है वो जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे पेमेंट डिमांड नहीं कर सकते, परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकते। ठीक है? इसका मतलब है पेमेंट के लिए सारे प्रॉमिसर का होना जरूरी नहीं है, एक भी प्रॉमिसर होगा पेमेंट ली जा सकती है।
लेकिन सारे प्रॉमिजी का होना जरूरी है। ठीक है, पेमेंट पे करने के लिए प्रॉमिजर का सारे इकट्ठा होना जरूरी, एक प्रॉमिजर से भी पैसे लिए जा सकते क्योंकि लायबिलिटी सेवरल है लेकिन राइट सेवरल नहीं है। का मतलब क्या है कि अगर प्रॉमिजी ने पैसे लेने हैं तो सारे इकट्ठे होके आएंगे तो उनको पैसे मिलेंगे। सिंगल प्रॉमिजी कैन नॉट डिमांड परफॉर्मेंस। हाँ, अगर ऑथोराइज कर दिया जाए एक को, बाकी ऑथोराइज कर दे तो फिर ठीक है, फिर ठीक है। जैसे पार्टनरशिप में बात ऐसे होता है, ऑथोराइज कर दिया जाता है एक पार्टनर को कि भाई सारे पार्टनर इकट्ठे होकर थोड़ी पैसे लेने जाएंगे, एक वो ले लीजिए, वो ठीक है। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑथोराइजेशन रूल क्या है कि सिंगल प्रॉमिजी से सिंगल प्रॉमिजी है। अगर जॉइंट प्रॉमिस का केस है, सिंगल प्रॉमिजर से पैसे ले सकते हैं सारे, सिंगल प्रॉमिजर से पैसे ले सकते हैं, यस, लेकिन सिंगल प्रॉमिजी पैसे ले सकता है, नो। फिर बताइए, जॉइंट प्रॉमिस के केस में सिंगल प्रॉमिजर से पैसे ले सकते हैं, यस, लेकिन सिंगल प्रॉमिजी पैसे ले सकता है, नो। प्रॉमिजी का इकट्ठे होना जरूरी है, जॉइंट प्रॉमिजर का इकट्ठे होना जरूरी नहीं है। समझ आई बात? ठीक है। अच्छा, मुझे यह बताइए कि अगर 4 लोग बैंक से लोन लेके आ गए, जॉइंट प्रॉमिस है कि सिंगल? जॉइंट। उन्होंने कहा हम 6 महीने बाद पे कर देंगे, इसमें जॉइंट प्रॉमिसर कौन है? जॉइंट प्रॉमिसर कौन है? वो 4 लोग, और प्रॉमिसी कौन है? बैंक। ठीक है, बैंक किसी एक बंदे से पेमेंट निकलवा सकता है? बिल्कुल, एक बंदे से भी निकलवा सकता है। लेकिन अगर 2 बैंक हैं, उन दोनों बैंकों ने मिलकर 4 लोगों को लोन दिया है, जॉइंट प्रॉमिस है, दोनों बैंक मिलके किसी एक प्रॉमिसर से सारे पैसे निकलवा सकते हैं, यस। और अगर कोई एक बैंक आके उनके कहे, वो नहीं निकलवा सकता, वो नहीं निकलवा सकता। आई कि आपने एक केस स्टडी में क्वेश्चन पूछा, ठीक है, उसने कहा ए और बी ने सी और डी को लोन दिया, ए और बी ने सी और डी को लोन दिया। ए ने ड्यू डेट पे जाके सी से कहा लोन वापस करो, सी ने इनकार कर दिया। बताइए, क्या सी के खिलाफ केस फाइल किया जा सकता है? नहीं। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जॉइंट ने, ए अकेला नहीं कर सकता। ए और बी दोनों मिलके पैसे मांगते और वो ना देता ना, फिर उनके खिलाफ केस फाइल किया जा सकता था। ये कंसेप्ट समझ आ गया जॉइंट प्रॉमिस? ठीक है, ये इसमें यही समझाने की कोशिश करा है। जॉइंट प्रॉमिसेस कैन क्लेम टुगेदर, वन प्रॉमिसी कैन नॉट क्लेम परफॉर्मेंस। इसको पढ़ के देखे, समझ आई है? वन प्रॉमिसी कैन नॉट डिमांड परफॉर्मेंस। क्लियर? चलिए, अब ऐसा करते हैं, मेरा हाल है यहाँ पे रोक देते हैं। ठीक है, इतना का बाकी छोटा सा कंसेप्ट है, पढ़ाने को पढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन कोई इतनी, हाँ जी, कल कर लेंगे। एग्जाम टिप ये किस प्रीवियस चैप्टर की पेंडिंग है? चलिए, कल के लेक्चर के स्टार्ट में याद करवाइएगा एग्जाम टिप, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।